नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका द एंड शो में। और बाजार को लेकर के बहुत सारी मन में आशंकाएं हैं क्योंकि मार्केट 25,000 के ऊपर जा नहीं पा रहा है और एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। इजराइल और ईरान का युद्ध भी वो डाइजेस्ट कर रहा है, अमेरिका में इतनी सारी अनसर्टेनिटी उसको भी डाइजेस्ट कर रहा है। तो मार्केट में हो क्या रहा है, यहाँ से आगे आपकी स्ट्रेटजी क्या हो, इसको समझने के लिए हम ये सोच रहे हैं कि एवरी वीक आपको थोड़ी मदद की जाए। जो बड़े टॉपिक्स हैं, बड़े इश्यूज हैं, उन पे हम लोग बातचीत करें। और बातचीत शुरू करें हम करेंगे सुनील जी के साथ, जो हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें ये बताएंगे कि दरअसल हो क्या रहा है मार्केट में। तो बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि हम इसको बहुत सर्टेन फ्रिक्वेंसी में हफ्ते भर में बनाएंगे। हर संडे को आपको एक नया वीडियो मिलेगा। तो 4-5 मेन क्वेश्चन होंगे जो आपके दिमाग में हवर करेंगे। चलिए शुरुआत करें। इससे पहले फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी करिए। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 4 बहुत ही मासूम से प्रश्न मेरे मन में है। पहला बहुत मासूम सा प्रश्न ये है कि हमने देखा कि पिछले अक्टूबर सितंबर से लेकर के अब तक इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हमने झेली। खासतौर पर फरवरी ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि मार्केट ने अपना बॉटम बनाया और ऊपर ऊपर चल रहा है। लेकिन अब इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, उसके बावजूद न मार्केट गिर रहा है न मार्केट चल रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है सब कुछ। तो बाजार की दिशा क्या है? क्या है ये? अटक रहा है या कंसोलिडेशन हो रहा है? क्या रहा है? नहीं, ये इसका कारण ये है कि एफआईआईस को जरूर ग्लोबल अनसर्टेनिटी के संबंधित वो अपने फ्लोज को सावधानी में बैठ रहे हैं, क्योंकि किस दिशा में जाने वाली है, क्या होने वाला है। तो कैश थोड़ा वो बैलेंस रख रहे हैं ताकि जब एक क्लैरिटी आ जाए तो डिप्लॉय करें। तो ओवरऑल एक इमर्जिंग मार्केट्स की ओर एक अनसर्टेनिटी है एफआईआईस के मन में। दूसरी बात यह है कि डोमेस्टिक निवेशक जो है वहां पर रिटेल का तो म्यूचुअल फंड में सपोर्ट जारी है। मानते हैं कि पिछले महीने कुछ 20,000 करोड़ से थोड़ा नीचे आया नेट फ्लोज, तो इमीडिएटली हेडलाइंस थे कि ऑल 9 मंथ लो, ये वाला लो, वो वाला लो। बट एक्चुअली आप उसको डिसएग्रीगेट करेंगे तो ग्रॉस फ्लो जो है वो 55,000 के करीब स्टेबल है। वो नेट फ्लोज इसलिए गिरे क्योंकि कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था, पुराने जो निवेशक थे उनका कुछ लाभ बन गया तो वो प्रॉफिट बुक करना जी। ग्रॉस फ्लोज कंसिस्टेंट स्टडी है और एसआईपी बुक भी आपको स्टडी है जो अराउंड 50% ऑफ द ग्रॉस फ्लोज में है, क्योंकि 25,000 26,000 और ओवरऑल 55,000 की बात, ठीक है। तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स की रुख मगर बदल गई है इस महीने। इसीलिए इस महीने जो आपने कहा कि मई में ही आपको इंडो पाक वॉर की एक सिलसिला थी, उसके बाद अब ये इसराइल ईरान वॉर, तो उसमें क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने लास्ट महीने तक अपना पूरा कैश को डिप्लॉय नहीं किया था, पर इस महीने उनको एक क्लैरिटी मिल गई कि अर्निंग सीजन खत्म होगी। और उस अर्निंग सीजन के अंदर क्या सामने देखा कि अगेंस्ट एक्सपेक्टेशंस देखा गया तो मिक्सड थी अर्निंग्स, मगर आप क्यू ऑन क्यू देखेंगे तो लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में ग्रोथ रही, और उसमें खास करके आपको स्मॉल कैप की ग्रोथ अच्छी रही, मिड कैप की ग्रोथ भी अच्छी रही, लार्ज कैप में कम था ग्रोथ। फिर भी आप ईयर टू डेट नंबर देखेंगे तो लार्ज कैप की ग्रोथ हाईएस्ट है, क्योंकि इस 6 महीने के पीरियड में जब एफआईआईएस ने बेचा लार्ज कैप को तो डोमेस्टिक फंड ने भी अपना लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा दिया था। तो इसी चीज के कारण आपको जो भी बिक्री हो रही थी थ्रू उसको खरीदारी कर रहे थे, इसलिए आपको हेडलाइन मार्केट जो निफ्टी है उसमें आपको 25,000 के करीब ऊपर नीचे जाता रहा, क्योंकि कंसिस्टेंटली बाइंग सपोर्ट रही थी। एक वो चीज। सेकंड, एक भयंकर सेक्टर रोटेशन हो रहा था, क्योंकि जो चीज एफआईआईएस बेच रहे थे, क्योंकि उसमें पैसिव फंड भी शामिल होता है, तो एफआईआईएस का बिक्री एक तरफ एक्टिव एफआईआईएस कुछ गिने चुने सेक्टर में ओवरवेट अंडरवेट की बात करते हैं, मगर पैसिव फ्लोस का तो पूरा इंडेक्स को बेचता है। तो जो भी सेक्टर, जैसे आईटी फॉर एग्जांपल एफआईआईएस की पसंदीदा सेक्टर थी, बट जब बेचते हैं तो सभी को बेचते, तो आईटी भी बेचा, तो डोमेस्टिक ने आईटी को नहीं खरीदा। इसलिए इस 6 महीने में आईटी सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा था, क्योंकि मार्केट की जो भी दिशा है, आज मैं कहूंगा कि वो डोमेस्टिक फंड मैनेजर क्या सोच रहे हैं उसी के पीछे जा रहा है। तो एक चीज उनके सामने ये थी। दूसरी चीज ये थी कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर का फोकस डोमेस्टिक चीजों के ऊपर है, जहां पे आपको अच्छी खबर ही खबर अच्छी है।
चाहे वो बजट से लेकर, आरबीआई की रेट कट से लेकर, लिक्विडिटी से लेकर, डिविडेंड को लेकर, मॉनसून की अच्छी खबरें लेकर, तो अब इस महीने डोमेस्टिक फंड में कुछ एक्सक्यूज नहीं रहा कि लोगों से जो पैसा मिल रहा है उसको और कैश बढ़ाने में क्या एक्सप्लेन करेंगे लॉजिक को, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे डोमेस्टिक सब पॉजिटिव दिख रही थी, तो नेचुरली उनको खरीदारी करना था, मगर पूरा लार्ज कैप में नहीं किया, इसलिए लार्ज कैप में एक स्टेबल सी परफॉर्मेंस रही, और मिड कैप और स्मॉल कैप में उनको अभी सेक्टर की क्लैरिटी मिल गई है, और वो थोड़े बीटीए है अगला एक इवेंट आप समझें, क्योंकि जुलाई 9 को खत्म होती है पॉज, तो उन क्षेत्रों में थोड़ा ये सावधान रह रहे हैं ताकि एक क्लैरिटी मिल जाए, उसके बाद डिप्लॉय करें। तो ये सेक्टर रोटेशन ही मार्केट में जो स्थिति आपने कहा कि कभी मिड कैप को नीचे जा रहा है, कभी लार्ज कैप बढ़ नहीं रहा है, ये सब स्थिति को मैं कहूंगा कि अल्टीमेटली डोमेस्टिक फंड मैनेजर की सोच इसमें सामने क्लियरली दिख रही है कि अल्टीमेटली बात है कि उनके मन में अभी भी मिड और स्मॉल कैप वैल्यूएशन के तौर पर लार्ज कैप से महंगे हैं, वो बात को हम टाल नहीं सकते। ओके सर, एक आपने देखा होगा एक मीम चल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की फोटो, एलन मस्क की फोटो, नेतन्याहू की फोटो और खमनाई की फोटो ईरान वाले की है, और उसमें नीचे लिखा हुआ है कि मेरे भरोसे शॉर्ट मत करना। तो मेरा मन हो रहा था कि मैं उसी को आज इसका थंबनेल बनाऊंगा कि भैया ये लड़ाई वाली देख के शॉर्ट मत कर देना, क्योंकि मार्केट रेजिलिएंट है और वो मार्केट गिर नहीं रहा है। एक बात सर, इसके अगला टॉपिक मेरा ये, बाजार की दिशा आपने बताई, मिड कैप में हमने देखा लास्ट वीक या उससे पहले भी एक ट्रेंड ये है कि अचानक से बहुत तेज उसमें गिरावट दिखती है और फिर अगले दिन उतनी बाइंग आ जाती है, और हमने ये भी देखा कि एक्चुअली अगर आप देखें तो 5% के आसपास शायद अब मिड कैप अपने हाई से नीचे रह गया सर। तो क्या अभी मिड कैप में, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक क्लैरिटी और चाहिए कि क्या होने वाला है बीटीए के बाद, या फिर लोगों को लगता है कि नहीं मिड कैप थोड़ा महंगे हो गए इसलिए उसमें सावधानी बरत रहे, मिड कैप में इतना हाई लो क्यों हो रहा है? इसका कारण है कि मिड कैप में नॉर्मली कोई सेक्टर व्यू से नहीं खरीदता है, एक बॉटम अप स्टॉक पिकिंग होती है। जनरली एक सेक्टर व्यू कोई फंड मैनेजर अपनाए तो वो लार्ज कैप और लार्जर मिड कैप क्षेत्र में ही उसकी आपको एक जो कहते हैं ना ओवरवेट दिस सेक्टर, अंडरवेट दिस सेक्टर, वो बात आपको लार्जर स्टॉक्स में ही दिखती है। वो सेक्टर व्यू जनरली स्मॉलर स्टॉक्स में नहीं आती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि ईच इंडिविजुअल कंपनी का एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात उठाइए या मार्केट शेयर की बात उठाइए, बहुत डिफरेंस होते हैं, एक सेक्टर के अंदर ही आपको बहुत डिफरेंस होते हैं। तो मिड एंड स्मॉल कैप में मैं नहीं कहूंगा कि आप कह सकते हैं कि अरे मिड कैप ओवर वैल्यूड है या मिड कैप में अभी नहीं, वो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक बात होती है, और खास करके स्पेशली स्मॉल कैप में आपको क्या है कि इंडेक्स के बाहर भी बहुत से स्टॉक्स होते हैं, राइट? तो फंड मैनेजर्स जो खरीदते हैं शायद आपको इंडेक्स गिर रहा होता है, मगर क्योंकि वो इंडेक्स के बाहर वाली स्टॉक खरीद रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मिड एंड स्मॉल कैप में आप ऐसे एक ओवरऑल व्यू से एक व्यू नहीं ले सकते हैं। बस यही एक चीज है याद रखने की जरूरत है, इसलिए मैं नेगेटिव अप्रोच नहीं लेने की सलाह दूंगा, क्योंकि 50% ऑफ द फ्लोस जो फंड मैनेजर के पास आ रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक खरीदने लायक पैसा है। तो ऐसा नहीं कि पूरा मिड एंड स्मॉल कैप में उनका वैल्यूएशन का व्यू एक अजीब सा था और फिर सेक्टरल व्यू अच्छा नहीं था, तो दे कैन नॉट सिट आउट ऑफ द पैक, कुछ ना कुछ खरीदना ही होगा, क्योंकि एक मिड कैप स्टॉक के लिए, मिड कैप फंड के लिए जो पैसा है उससे जो कि लार्ज कैप नहीं खरीद सकते। तो एक तरफ रिटेल इन्वेस्टर की जो भी फ्लोज हैं वो डिसाइड करती है कि फंड मैनेजर क्या खरीदे, खाली उनको क्या है कि ये स्टॉक ना खरीदे वो स्टॉक खरीदे, ये वाली बात उठती है। मगर नेगेटिव मिड कैप कॉल डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स आज ऐसी स्थिति में नहीं है कि दो ओवर वैल्यूड है ओवरऑल मिड एंड स्मॉल कैप की जो एक इंडेक्स की वैल्यूएशन देखें, फिर भी उनकी हालत ऐसी है उनको जाके जबरदस्ती कुछ ना कुछ मिड कैप और कुछ ना कुछ स्मॉल कैप को खरीदना ही पड़ रहा है, क्योंकि वो पैसा उसके लिए ही आइडेंटिफाइड है। तो ये उनके हाथ बंधे हुए हैं एक तरफ से मैं कहूंगा, इसलिए अगर चॉइस ही नहीं है तो कुछ ओवर वैल्यूड मिड कैप स्टॉक को ही जाके खरीदेंगे, उम्मीद में कि उसकी फ्यूचर अर्निंग शायद इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर ले। वो भी होती है मिड कैप स्मॉल कैप में, क्या है कि आप बिल्कुल खाली नंबर देखेंगे, अरे इसका फॉरवर्ड पीई 32 है,
तो उसके दो अर्थ होते हैं। एक 32 को आप लार्ज कैप का 20 से कंपेयर करके कह सकते हैं कि ये महंगा है, एक 32 को आप लॉन्ग टर्म एवरेज से देखकर कहते हैं कि कह सकते हैं कि महंगा है। मगर अगर उस कंपनी फ्यूचर में 40% ग्रोथ दिखाने वाली है प्रॉफिट में, तो वो सस्ता है। तो ये नंबर से जाके ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू कहना बहुत बहुत गलत चीज है। और फाइनली मैं एक पॉइंट बताता हूं जो मार्केट के आंकड़े से आपको दिखता नहीं है। मैं एक फंड मैनेजर हूं, समझिए, मैं एक स्टॉक खरीद रहा हूं, मैं स्टॉक खरीद रहा हूं 3 से 5 साल उसको रखने की आइडिया से। तो मेरा मन में उसकी फॉरवर्ड वैल्यूएशन है FY29 की भैया, बट मार्केट में दिखता है ट्रेलिंग पी जो पिछले साल का था या 1 ईयर का फॉरवर्ड पी, और कुछ लोग मे भी 27 का पी भी बताते हैं कि अब टाइम हो गया कि 27, मगर कोई 28 और 29 की नहीं बात कर रहा है। मगर उस स्टॉक में अगर एक कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रही है, वो 1.5 साल में खत्म होगी, फिर उसका मार्केट एक्सपैंड होगा, फिर वो प्रॉफिट उस साल में दिखेगा। मगर क्योंकि आज वो कैपेसिटी में अपना डिप्रिसिएशन, अपना इंटरेस्ट आज उसमें गवा रहा है, उसकी आज की प्रॉफिट कम दिख रही है। जब उसका पूरा कैपेसिटी आ जाए तो उसकी प्रॉफिट एक वी शेप जाएगी ना। मगर ये स्टॉक स्पेसिफिक बात है जहां पे आपको वो स्टॉक का जो प्रोमोटर्स की क्या कर रहे हैं, कैपेसिटी खरीद कर रहे हैं, कब आगे वो कैपेसिटी सामने, ये सब आपको एक ओवरऑल मिड कैप इंडेक्स का पी से कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरा मानना है कि एक इंडिविजुअल निवेशक जाके इस मिड कैप को खरीदे वो मैं नहीं कह सकता, बिकॉज नेचुरली डेटा उनके पास भी है ना, मेरे पास भी है, मगर वो फंड मैनेजर उसको खरीद रहा है, उसके पास पूरी जानकारी, उसका जनपत्र से लेके उसके सब उसके पास है कि ये कंपनी की ये प्लान्स है, ये करने वाली है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर निवेश करें मिड और स्मॉल कैप में तो फंड मैनेजर के हाथ में दे, डायरेक्ट जाके आज मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक ना खरीदे, बिकॉज डेटा से आपको कुछ डिसीजन मेकिंग का कोई पावर नहीं आता है। आई एग्री सर, ये तो मैं मानता हूं कि अगर आप बाजार में बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड नहीं है या बहुत पढ़ाई नहीं कर सकते तो मिड और स्मॉल कैप के लिए आपको म्यूचुअल फंड रूट से ही जाना चाहिए, क्योंकि वहां बास्केट होती है, प्लस वो बहुत मेहनत करते हैं, वो लोग बहुत जानकारी इकट्ठा करते हैं और बहुत चूज करते हैं, क्योंकि स्टॉक पिकर्स मार्केट में हम लोग मानते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, तो उसमें ज्यादा अपनी डेढ़ अकल मत लगाइए। उसमें चुपचाप अगर मिड कैप भी खेलना है तो फंड के थ्रू खेलिए, लार्ज कैप में आप मेहनत कर सकते हैं। इसमें और एक बात मैं इसमें जोड़ूंगा मैं कि समझिए एक लेट्स टेक एन एग्जांपल, प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत से प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अब आरबीआई ने रेट कट कर दिया, लिक्विडिटी भी है, लोग कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का गिव अवे था तो लोगों का कंजम्पशन में भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब वो बैंक को स्ट्रेटेजी चुनना है, क्या मैं अपने निम को कम करा के, यानी ना मैं डिपॉजिट की रेट को कम कराऊं ताकि मुझे डिपॉजिट की फ्लो भी आ जाए, और मैं लेंडिंग को भयंकर कम करूंगा, यानी मैं निम को सैक्रिफाइस करूंगा, मगर इस माहौल में जब लोगों की मन खरीदने में है मैं वहां के मार्केट शेयर ग्रैब करूंगा। दूसरी बैंक है जो कहती है नहीं नहीं भैया, मेरा निम को मेरे को प्रोटेक्ट रखना है, तो मैं अभी डिपॉजिट रेट को पहले कम करूंगा, फिर मैं अपने लेंडिंग रेट को जितना हो सके निम को कोई इंपैक्ट किए बगैर मैं करूंगा, और जो भी बिजनेस आ जाए आ जाने दीजिए, राइट। अब ये दोनों बैंक है एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम एक ही माहौल में। अब 3 महीने के बाद पहला वाला बैंक का नंबर, निम का परसेंटेज अच्छा दिखेगा, उसकी लोन बुक की ग्रोथ बहुत कम होगी। दूसरी बैंक की निम बहुत घटेगी मगर लोन ग्रोथ भयंकर होगा, राइट। Yes. मगर लोन ग्रोथ का इनकम आपको 3 साल में आएगा ना, धीरे धीरे, राइट। तो कौन सी बैंक को आप चुनेंगे बताइए? आपको लगेगा मन, अरे भैया इसने निम को प्रोटेक्ट कर दिया, ये अच्छा बैंक है। अरे भैया उसकी लोन ग्रोथ नहीं हुई है, इसकी लोन ग्रोथ हुई है। तो ऑलवेज ईपीएस में होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। यस, प्राइस निम है, क्वांटिटी लोन ग्रोथ, लोन बुक है, तो दोनों को मिलाकर ये बनता है, दोनों का कैपिटल एक ही है, तो पी इंटू क्यू रेशियो जानना चाहिए। अब ये बात उस बैंक के साथ डिस्कस करके क्या स्ट्रैटेजी आप अपने वाले, ये फंड मैनेजर को ही पता लगेगा। अगर कोई डेटा दिखेगा कि अरे इसकी मिंग सभी है तो बोलेगा अरे निम्स ठीक है, इसका प्रेशर नहीं, उसको जाके खरीदो, वो गलत डिसीजन होगी। तो ये सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि कैसे माहौल एक ही है, सिचुएशन एक ही है, पर दोनों का अलग सोच है,
और उस सोच का इम्प्लीमेंटेशन होगा कि अगले क्वार्टर में शायद इनकम कम हो मगर फ्यूचर में इनकम बढ़ेगा। राइट। सो नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज, देखिए ये इतनी डीप चीजें हैं कि ये आप इंडिविजुअल हैं तो आपको पता नहीं चलेंगी और आप इसी में धोखा खाएंगे। तो अगेन वही बात है कि मिड कैप स्मॉल कैप में आपको बहुत प्ले करना है तो थ्रू फंड ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी है, अनलेस कि आप बहुत इन्फॉर्म्ड हैं और आप उस सर्कल में मूव करते हैं तो वो तो खैर फिर आप 0.111 कितना परसेंट होंगे तो वो उनकी बात अलग है, लेकिन जनरली है। सर अब तीसरा सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे लोग जो पैसा लेके बैठे हैं, एक ही बात कही जाती है साइडलाइन में बहुत पैसा है, इंडिविजुअल्स के पास भी, फंड के पास भी और एचएनआईज के पास भी। तो अगर मान लीजिए किसी को सेक्टर देखने हैं तो आपके हिसाब से इस समय कौन से सेक्टर देखने चाहिए जो अभी आपके हिसाब से अच्छी वैल्यू दे रहे हैं, जहां पे ध्यान दिया जा सकता है और आने वाले साल 2 साल में बढ़िया ग्रोथ हो सकती है और वहां पे वैल्यूएशन कंफर्टेबल है? तो मैं दो इस चीजों में इसको बांटूंगा, एक वैल्यूएशन के बेसिस पे खरीदारी और एक ग्रोथ आउटलुक के बेसिस पे खरीदारी है। तो मुझे वैल्यूएशन के बेसिस पे मुझे 3 सेक्टर अच्छे दिख रहे हैं। ओके, एक नियर टर्म वैल्यू में, एक थोड़ी मीडियम टर्म वैल्यू में। ओके, तो नियर टर्म वैल्यू में मुझे आईटी सेक्टर अच्छा दिख रहा है क्योंकि पिछले 6 महीने की देखे निफ्टी की परफॉर्मेंस देखे और आईटी इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखे तो 16-17% का फासला है। आईटी सेक्टर 16% अंडर परफॉर्म कर रही है निफ्टी को और ब्रॉडर मार्केट को। 6 महीने की बात करें, यानी करीबन ईयर टू डेट की बात समझिए आप, राइट? क्योंकि इस पीरियड में आपको ये टैरिफ की खबर, अमेरिका की डाउनग्रेड की खबर, असली अमेरिका की आउटलुक की खबर अच्छी नहीं, ये फलाना फलाना होकर आपको एक आईटी के ऊपर दबाव आया है। मगर ये एफआईआई सेलिंग के कारण था और डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स में उतना आईटी को खरीदा नहीं क्योंकि उनको भी ये आउटलुक सामने अच्छी नहीं दिख रही थी। बट मेरे ख्याल में बीटीए एक ट्रिगर होगा जहां पे आपको एफआईएस की इनफ्लो वापस बढ़ती हुई आएगी क्योंकि वो अनसर्टेनिटी बीटीए का उन्हें प्रिवेंट कर रहा है कि कौन से सेक्टर में क्या करें। अभी जैसे ये क्लैरिटी निकलती है आपको एफआईएस की वापसी में आईटी सेक्टर का पहले बाउंस बैक, और पिछले हफ्ते थे ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है। आप देखो शुरू हो चुका है। तो ये एक ट्रेंड को पकड़ना है तो थोड़ा मैं कुछ 3 हफ्ते से मैं कह रहा हूं कि ये आईटी को खरीदना, मैं भी अपने लास्ट शो में भी नहीं खरीदा, बट तब अब मुझे सपोर्ट के लिए वो शुरू हो गया है। तो ये ट्रेंड बन रहा है तो मेरे लिए शॉर्ट टर्म में ये वैल्यू कैचअप, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट परफॉर्मेंस से अंडर परफॉर्म किया है, तो वो एक कैचअप है। सेकंड कैचअप है मुझे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, खास करके रियल एस्टेट और ऑटो, ये दोनों में भी रिलेटिव टू निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस है। आई थिंक रियल एस्टेट का कुछ 7-8 का परफॉर्मेंस है, ऑटो का और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का कुछ है, तो वो भी मेरे लिए एक कैचअप है। क्योंकि मार्केट में क्या है कि जो पैसा आता है वो वैल्यू ढूंढता है, वो देखे कि कौन सा अंडर परफॉर्म है, मीन रिवर्शन की बात होती है। तो यहाँ मुझे बाकी सब चीज इनकी सपोर्टिव में है। 1 लाख करोड़ का गिव अवे, ईएमआई में कटौती आने की क्षमता, ये सब है। और रियल एस्टेट और ऑटो में ही एक लंबे अवधि की लोन लेते हैं तो थोड़ा बहुत ईएमआई गिरा फिर भी आपको जो लोन, यानी आपका गाड़ी 10 लाख ज्यादा आप गाड़ी को खरीद सकते हैं, या एक रूम और अपने घर की, 2 बेडरूम सोच रहा है 3 बेडरूम का सोच सकता है। तो ये मुझे अगेन मैं रिलेटिवली पास अंडर परफॉर्मेंस का पूरा जो पॉजिटिव फैक्टर वो दाम में अभी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मेरी ये एक वैल्यू कैचअप मैं कहूंगा। और फाइनल वैल्यू कैचअप जो है मुझे वो है पीएसयू बैंक, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है मार्केट को, राइट, पर उसमें वो प्राइवेट सेक्टर के कारण है। पीएसयू बैंक में वो हवा नहीं आया है, मगर ये जल्दी नहीं आएगा क्योंकि इमीडिएट ग्रोथ आपको, मेरे को प्राइवेट सेक्टर और एनबीएफसी नहीं दिख रही है। मगर मेरा मानना है कि अगर ये स्टोरी प्ले आउट होती है रियल एस्टेट और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में तो देश की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी। और आरबीआई ने भी अभी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए 5% से 1% करा दिया, पावर फाइनेंसिंग के लिए राहत दे दिया। तो इन सब में पीएसयू बैंक माहिर है, लॉन्ग टर्म लेंडिंग में, मिड एंड स्मॉल कॉर्पोरेट को लेंडिंग में। तो ये रुख बदल रहा है क्योंकि आरबीआई बहुत सपोर्टिव है कि किसी न किसी तरह
प्राइवेट कैपेक्स साइकिल को शुरू करें, इसलिए इन्होंने कोऑर्डिनेटेड ये एक्शन लिया है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, वो इतनी आसानी से नहीं होगा। वो एक कंज्यूमर ड्यूरेबल मैन्युफैक्चर को अपना सेल्स इस क्वार्टर में देखकर फिर होगा, तो 6-8 महीने 9 महीने लगेंगे, फिर कैपेक्स का अनाउंसमेंट होगा, फिर ऑर्डर बुक्स बढ़ेंगे, फिर उसमें एलसीज गारंटी सब खुलेगी पब्लिक सेक्टर बैंक की, उसके बाद फाइनेंसिंग होगा। तो ये कब ये पीएसयू का ये रैली कैचअप होगा मुझे पता नहीं, बट मेरे ख्याल में अगले 1.5 साल में हो जाएगा। तो आज एक्यूमुलेट करने का वो एक वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छी मौकी है, बिकॉज बाकी सब के फाइनेंस के फेवर में चल रही है, राइट। तो ये मेरे लिए वैल्यू रिलेटेड सेक्टर पूछे तो ये मेरे लिए एक सेक्टर अच्छी है। अब ग्रोथ के बेसिस पे अगर आगे देखेंगे तो मैं एक्चुअली एक बेट लूंगा कि आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर पे आज खरीदारी करें। मानते हैं कि कौन सा सेक्टर को बीटीए में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, कौन सा में नेगेटिव आएगा मुझे पता नहीं, मगर दो चीज इसके में, एक तो जिस सेक्टर को पॉजिटिव होती है वो तो भयंकर दौड़ेगी, और बाकी के सेक्टर में भी ये अनसर्टेनिटी का माहौल चल जाएगा, तो एक जेन्युइन वैल्यूएशन उसका सामने आ जाएगा। तो आज आप एक्सपोर्ट में डाइवर्सिफाई करेंगे अपना एक्सपोजर को, तो विनर तो हाथ में होगा, मगर लूजर की भी थोड़ी अनसर्टेनिटी खत्म होगी, तो उसमें भी फॉल उतना नहीं होगा, राइट। तो क्योंकि आज एक्सपोर्ट सेक्टर से सब डर रहे हैं, बिकॉज बीटीए साइन नहीं हुआ, क्या ये इस सेक्टर में जीत या हार अमेरिका के साथ हमारी जो गठबंधन होगी पता नहीं, मगर आज आप दाव लगाएंगे बिफोर दैट हैपेंस। दे से नो बाय ऑन द रूमर सेल ऑन द फैक्ट, एक कहावत है, राइट। तो आज यहाँ पे इस अनसर्टेनिटी माहौल में, बट गारंटीड है कि कल भी इस इसराइल ईरान के वॉर के माहौल में और मोदी ट्रंप की बातचीत हुई, ये सब के माहौल में ट्रंप ने कहा कि मैं मोदी के साथ डील साइन करने वाला हूं ट्रेड में। इस जब उनकी सोच सब है मैं ईरान के ऊपर अटैक करूं या ना करूं, दुनिया की सोच उसके ऊपर है, उसके बीच इसने ये स्टेटमेंट करा दिया। मुनीर भी बैठे हैं उधर, फिर भी क्या कि मैं मोदी के साथ डील, यानी मेरे ख्याल में ये बीटीए जरूर साइन हो जाएगी, डेफिनेटली कहीं लॉसेस कहीं गेन्स होंगे, मगर ओवरऑल इसमें एक लेबर ओरिएंटेड सेक्टर को अगर आप चुनेंगे डेफिनेटली वो इंडिया के साइड में ही हम नेगोशिएट करेंगे। तो मेरे लिए ये ग्रोथ वहीं से आएगी, बिकॉज वंस बीटीए साइन होगा तो वहां पे हमारी एक्सपोर्ट शायद बढ़ सकती है। तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच के लिए आपको आज कल ये जब क्लैरिटी आ जाएगी तो ये दौड़ेंगे, तो आपको हाथ से मौका फिसल जाएगा। तो आज ये मैं कहूंगा कि बीटीए रिलेटेड अनसर्टेनिटी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में, और एक ये लेबर ओरिएंटेड में, वो एक ग्रोथ की पोर्टफोलियो में ध्यान दूंगा। सेकंड एक कॉन्ट्रा में, कॉन्ट्रा मैं कह नहीं सकता बिकॉज सब लोग खरीद रहे हैं। कॉन्ट्रा क्यों कह रहा हूं कि सब लोग खरीद रहे हैं, इसके बावजूद मैं उसको रेकमेंड कर रहा हूं, वो है वो है इतने हाई वैल्यूएशन की भी। हाँ मैं बताता हूँ, थोड़ी लॉजिक बताता हूँ उस पर, ठीक है। तो डिफेंस में क्या हुआ है ना, थोड़ी बैक स्टोरी में जाए आप तो 2021 टू 24 डिफेंस की भयंकर रैली हुई थी, राइट। उसके बाद 24 सितंबर से जब मार्केट में गिरावट आई है, डिफेंस का सबसे ज्यादा गिरावट भी हुआ था। अब इंडिया पाक वॉर के बाद बाकी से एक रुझान आ गई है उसमें, राइट। ये है स्टोरी उसका, मगर आप इसको डिकंस्ट्रक्ट करेंगे ना तो 21 टू 24 रैली खाली डिफेंस का रैली नहीं था, वो एक पीएसयू का वैल्यू कैचअप का रैली था, जिसमें डिफेंस भी शामिल थी, क्योंकि डिफेंस इंडेक्स में 80% पीएसयू स्टॉक्स है। तो वो पीएसयू के हवा में, क्योंकि वो रिलेटेड टू प्राइवेट सेक्टर बहुत डिस्काउंट में पीएसयू से चल रही थी, वो एक वैल्यू कैचअप का एक लंबी 3 साल के लिए चली थी, उसमें डिफेंस भी शामिल था और वो बढ़ गया था। तो ये करेक्शन में भी वो इसी चीज का करेक्शन, पर अब की जो ग्रोथ आ रही है उसके पीछे 3-4 में कारण, रिटेल निवेशक तो इंडो पाक की सेंटिमेंट के कारण उसको खरीद रहे हैं, ओके, एक वो इसलिए वो खरीद, पर एक्चुअल रियलिटी में देखें कि उसकी आउटलुक मुझे क्यों बहुत पॉजिटिव लग रही है और मीडियम टर्म की। फर्स्ट चीज है शॉर्ट टर्म में ही आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 40,000 करोड़ के ऑर्डर रिलीज किए हैं टू रिप्लेस द ड्रोन्स एंड दोस फैक्टर्स दैट वी हैव यूज्ड अप इन द वॉर। तो वो साल 1.5 साल में उनको खत्म करने, तो 40,000 करोड़ का ऑर्डर बुक डिफेंस स्पेस के लिए है हाथ में। वन सेकेंड चीज ये है कि क्योंकि हमने जो आत्मनिर्भर प्रोग्राम में डिफेंस को एक इंपॉर्टेंस दिया था, वही चीज हमारे काम आई इस वॉर में।
अब देखिए ड्रोन्स की बात कीजिए, जो भी AS400 की बात कीजिए, वो एंटी मिसाइल जो डिफेंस के इक्विपमेंट था, वो भी सब में डोमेस्टिक इनोवेशन और डोमेस्टिक कंपनियों की हाथ थी, जिसके कारण आज वहां पर एक्सपोर्ट्स की ऑर्डर बाकी एशिया के देशों को मॉडर्न वॉरफेयर में, अभी कोई भी देश ना अपना एक इन्फेंट्री का वॉरफेयर की नहीं सोच रहा है कि लोग जाके ग्राउंड, अब सब टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है। और ये इंडो पाक वॉर तक किसी को भरोसा नहीं था कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजिकल कुछ आइटम है ही, मगर वॉर में वो सामने क्लियरली दिख गया कि हमारी टॉप क्लास है, कि जो भी चीन की थी या तुर्की की थी और अमेरिका की थी, उस सब चीज को हमने डिफेंड कर कर अटैक कर दिया। तो हमारा एक डिफेंस का जो क्वालिटी का एक रीइंफोर्समेंट मिल गया ना, उसके कारण बाकी एशिया देशों से हमारे लिए एक्सपोर्ट आ रहे, और खास करके यूरोप से। यूरोप में क्या हो रहा है कि ये अमेरिका ट्रम्प के जो नाटक के कारण अभी नेटो में कोई भरोसा घट रहा है सभी यूरोपियन देशों का, और इसलिए हर देश अपना डिफेंस का बजट बढ़ा रही है, और ट्रम्प भी उनको कह रहा है कि आप अपना डिफेंस में खर्चा कीजिए, क्यों मेरे ऊपर आप रहे हो। तो हर यूरोपियन देश अगर उसमें करेगी, और याद होगा आपको यूक्रेन ने भी भयंकर ड्रोन अटैक किया था रशिया के ऊपर इसके बीच में, राइट। तो यूरोप से भी हमारी एक्सपोर्ट्स फॉर दिस काइंड ऑफ अ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर चांसेस बढ़ रही है। तो पिछले साल हमारी एक्सपोर्ट्स थी 23,000 से 24,000 करोड़ के बीच में, अगले 3-5 साल में ये 50,000 करोड़ दुगना हो सकता है। तो मेरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में डिफेंस का एक्सपोर्ट्स बहुत आगे दिखेगा, और ओवरऑल डिफेंस सेक्टर का करीबन 20% पर एनम। मगर खास करके इसमें क्या चीज मैं बता रहा हूं, मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी डिफेंस में रुझान आ गया है, फिर भी क्यों रेकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि रुख बदल रही है। डिफेंस इंडेक्स पे मत जाइए, क्योंकि आने वाले दिन प्राइवेट सेक्टर का है। ये ड्रोन मैन्युफैक्चर, ये सब प्राइवेट सेक्टर। अब ये डिफेंस इंडेक्स को देख रहे हैं, उसमें 80% PSU है भैया। तो आने वाले दिन में जो डिफेंस में ग्रोथ होगी वो ब्रॉड बेस्ड होगी, वो एक प्राइवेट सेक्टर को शामिल करेगी। तो डिफेंस में अगर एक्सपोजर ले रहे हैं आप, तो बिल्ड कर रहे हैं पोर्टफोलियो, तो एक 20 स्टॉक 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए, बट वेटेज उसमें प्राइवेट सेक्टर का 50-60% कीजिए, और पब्लिक सेक्टर का कम कीजिए, क्योंकि पास्ट डिफेंस इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर डिफेंस। तो बट एक लंबी अवधि रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि लॉट ऑफ गुड न्यूज आज सामने है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि इमीडिएटली इसमें बाउंस आएगा। आपके पास एक 5-7 साल की टाइम रखेंगे, मगर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी। आई एग्री। मैं इसमें ऐड करूं केवल, आपने बहुत सही बात कही। देखिए आज मान लीजिए इजराइल का युद्ध खत्म हो जाए, ईरान सब खत्म हो जाए, लेकिन सबके मन में एक ऐसा डर बन गया है कि कभी भी कहीं भी किसी भी जगह युद्ध शुरू हो सकता है। और अब देखिए, आपने भी सुना होगा कि ईरान के पास 2000 मिसाइल है, अगर वो रोज 50 मारेगा तो कितने दिन में खत्म हो जाएंगी। तो आप सोचिए कि अब यूक्रेन वाला कितने सालों से चल रहा है, तो अगर आप रोज 10-5 मिसाइल या ड्रोन उड़ाएंगे, आपको नंबर ऑफ ड्रोन चाहिए। आप कल्पना करिए कि एक साल युद्ध चल रहे हैं, 2-2 साल चल रहे हैं, तो बहुत सारा इक्विपमेंट चाहिए। और एक हम लोग ऐसे ही एक किसी से मैं डिस्कस कर रहा था कि यार वॉर में जब गोली चलती है ना, एक्चुअली BSF या किसी का एक होता है, नॉट एग्जैक्टली BSF, कि एक गोली एक निशाना सर लगना चाहिए, बट वॉर में तो आप 500 गोली मार दो तो एक का निशाना लगता है। तो आपको कितना ज्यादा एमिनिशन चाहिए, कितने ड्रोन चाहिए, कितनी चाहिए। और ये अब इतनी अनसर्टेनिटी है, तो ये बात तो सही है कि डिफेंस वाली स्ट्रक्चरल स्टोरी है और ये लंबी चलेगी। ये वाले वॉर से मत जोड़िए कि ये वॉर तक ही, नहीं, ये तो अब अगले 5-10 साल तक ऐसा माहौल बन गया है कि ये लगेगा। तो डिफेंस की ये स्टोरी है। और ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि प्राइवेट की तरफ देखिए, सरकारी मत देखिए, उनमें आपको बहुत महंगे दिखेंगे और सब PSU स्टॉक्स हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रा कॉल आपने दी, लेकिन एक्चुअली बहुत ही दिलचस्प कॉल है ये कि आप कॉन्ट्रा में भी आप कितनी बढ़िया चीजें देख रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारी सेक्टर की बात, मिड कैप की बात और मार्केट डायरेक्शन की। अब एक लास्ट क्वेश्चन वो ये है सर कि अभी हमने देखा कि मई महीने में और जून महीने में लगभग 1.25 लाख करोड़ का ब्लॉक डील्स के जरिए प्रमोटर चेन्नई पी ने माल बेचा। अब इसी मौके पर देखिए आप, खूब सारे IPOs की झड़ी लग रही है। अब खूब सारे IPOs आ रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं और डेली बेसिस पे 2-4 आएंगे। तो क्या IPO में निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए तो किस स्ट्रेटजी से, क्या तरीके अपनाएं या दूर रहे? तो
तो मेरी सिंपल रूल बुक है इसमें, ओके, आईपीओ के बारे में जो मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है, मैं वो बताता हूँ, कि इससे सहमत होंगे नहीं होंगे वो बात अलग है। तो मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं देखूंगा कि स्कैरसिटी वैल्यू, यानी ये आईपीओ मार्केट की कंपनी न्यूज सेक्टर में आ रही है क्या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है जहां पे आ रही है, राइट? क्योंकि एक न्यूज सेक्टर पे आ रही है तो वो एक ग्रोथ रिलेटेड सेक्टर है कि नहीं, ब्रॉडली है, तो मैं समझूंगा कि उसमें सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट मूवर का एडवांटेज उस कंपनी को मिल रहा है एक ग्रोथ सेक्टर। और आजकल ये इजीली आसानी आपको पता चल सकता है कि कौन सी सेक्टर ग्रोथ में, ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ में शामिल हो रही है, और ये मौका है फर्स्ट टाइम की ऐसी एक कंपनी आ रही है, तो फर्स्ट मूवर का एडवांटेज आएगा। तो ऐसी कंपनियों में डेफिनेटली ये एक मार्केट की सेक्टरल एक्सपेंशन है, राइट? तो उसमें जरूर आप निवेश की ट्राई कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात मैं कहूंगा कि जो ला रहे हैं आईपीओ को, तो एंड यूज ऑफ फंड्स क्या है, उस पैसे का क्या करने वाले हैं, राइट? इसमें 3 तरह के रीजंस हो सकते हैं, राइट? एक होता है कि उस पैसे को लेकर डेट को कम कराने वाले हैं, ऑलरेडी अपना एक्सपेंशन फलाना फलाने उन्होंने लोन लेके ले लिया, अब ये इक्विटी को लेकर, क्योंकि वक्त उनको अर्जेंसी के लिए लोन ले लिया काम को खत्म करने के लिए, अब उसको डेट इक्विटी रेशियो को ठीक करा रहे हैं, इसको लेकर अपना डेट को रिपे है, वो बिग पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी की रिस्क एकदम से कम हो जाती है, तो नेचुरली रिस्क प्रीमियम जो स्टॉक को चाहिए वो भी कम हो जाती है, और डिफॉल्ट का रिस्क, ये रिस्क सब कम होता है। तो एक स्ट्रेटेजिकली कंपनी सही दिशा में जा रही है कि डेट फंडिंग पे ना रिलाई करें, इक्विटी में रिलाई करें, वो मेरे लिए एक टिक मार्क है एंड यूज में डेट का। सेकेंड, अगर वो एक फ्यूचर कैपेक्स की प्लान्स बता रहे हैं कि इन चीजों के लिए मुझे कैपेसिटी की एक्सपैंड करनी है, या मुझे एक नई क्षेत्र में मैं एंटर कर रहा हूं, इस कंपनी को वो प्रमोट करने के लिए इसको इक्विटी चाहिए टू एज अ मार्जिन फॉर द प्रोजेक्ट, राइट? तो अगर वो बिजनेस में निवेश कर रहे हैं उस पैसे का, तो ये बिग बड़ी थम्स अप, यानी उसको कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेस के ऊपर, यानी वो सोच रहा है कि मेरे बिजनेस में मेरे को अच्छी रिटर्न मिल रही है, इसलिए मैं मार्केट में वो अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी एक बैंकर टिक। तीसरी आते हैं कि अगर प्रमोटर का डाइल्यूशन हो रहा है, तो 2 तरह के होते हैं प्रमोटर डाइल्यूशन में। एक होता है जो जेन्युइन प्रमोटर ऑफ द कंपनी है, वो डाइल्यूट कर रहा है स्टेक को, और दूसरी होती है कि कोई प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल ने उनमें निवेश किया था, वो टेक आउट ले रहा है, राइट? अगर वो वेंचर कैपिटल टेक आउट ले रहा है तो ठीक है, क्योंकि खाली उसमें एक चीज में सावधान रहूंगा कि वो वैल्यूएशन पे कुछ पैसा टेबल पे नहीं छोड़ेंगे रिटेल निवेशक को पैसा बनाने का। तो उस तरह की आईपीओ में मुझे प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है। तो एक रिलेटेड बात है कि कोई देखे कि रिसेंट आईपीओ का एक ग्रे मार्केट से आज 50% कम से आईपीओ की प्राइसिंग बता रही गई है, राइट? मगर मेरे लिए वो अच्छी खबर है। यस, जिसने ग्रे मार्केट में उसको खरीदा वो तो बहुत नाराज है, मगर वो क्या है कि वो पूरा पैसा उसका निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यानी रिटेल निवेश को अभी भी भरोसा है कि एक ना एक दिन वो ग्रे मार्केट का पैसा उस दिन ने किसी ने उसको वैल्यू दिया था उसका, तो फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट है कि एक दिन वो वैल्यूएशन आ सकता है। तो आज वो पैसा टेबल पे छोड़ रही है रिटेल निवेशक के लिए, तो ये एक्चुअली अच्छी खबर है मेरे लिए कि मार्केट की तो अप डाउन होती है, मगर ये हाई का जो भी ग्रे मार्केट में हो उसी से प्राइस को नहीं लेके आ रहे, राइट? तो मेरे लिए ये जो चीज है कि अगर जो प्राइवेट इक्विटी वाले कर रहा है लिक्विडेट अपना स्टेक, तो वहां पे मुझे प्राइसिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर सिमिलर कंपनीज है उस पे प्रीमियम पे चल रही है नहीं चल रही है, वो देखकर ही मैं डिसाइड करूंगा। मगर चौथा जो चीज है जो एक्चुअल प्रमोटर कंपनी का है वो बेच रहा है, उस आईपीओ से मैं दूर रहूंगा, यानी उसको भरोसा नहीं है अपने कंपनी के ऊपर, वो मैं पैसा निकालने का सोच रहा है। अरे आपको भरोसा नहीं है तो मुझे क्यों भरोसा होना चाहिए? तो सिंपल, ये मेरी रूल बुक है फॉर आईपीओ। ये बहुत अच्छी रूल बुक है सर। देखिए, रूल बुक रिपीट कर देता हूं मैं, अगर डेट कम करने के लिए आईपीओ ला रहा है तो बहुत अच्छी बात है,
ग्रोथ कैपिटल के लिए ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पी फंड का मैंडेट है इसलिए वो एग्जिट ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर प्रमोटर अपना माल बेच रहा है और वो भी हाई वैल्यूएशन पे, तो फिर आपकी घंटी बज जानी चाहिए कि भाई जब खुद ही इनको भरोसा नहीं अपनी कंपनी पे और एकदम टॉप पे प्राइस ला रहे हैं, करंट जो मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी उसी सेक्टर की बढ़िया कंपनी है उसके बराबर का वैल्यूएशन लेके आ रहे हैं, तब तो आपके लिए एकदम नो है कि भैया दूर रहो। और वैसे भी 1 साल बाद सबकी पोल खुलती है, जब वो लॉक इन पीरियड खत्म होता है ना, 3 महीने 6 महीने 1 साल वाला, तो फिर वो आपको समझ में आता है कि अरे यार कहाँ फंस गए। तो ये आईपीओ जो कि बाढ़ आने वाली है, तो आप लोगों को ये रूल बुक एकदम याद कर लेना चाहिए, दोबारा सुन लेना इसको रिपीट में कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है आईपीओ में सब्सक्राइब करने से पहले, अदरवाइज आप फंस सकते हैं, फिर आपका वेटिंग पीरियड 10 साल का हो जाएगा, वो मैं कतई नहीं चाहूंगा। ऐसे बहुत सारे आईपीओ हैं जो पिछली बाढ़ में आए थे जिसमें आईपीओ का प्राइस आज तक रिपीट नहीं हुआ, और उसमें मतलब सब कर्म कर डाले उन्होंने कि प्राइस किसी तरीके से आईपीओ वाला आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें सावधानी रखनी चाहिए। तो आज हमने 4 विषय किए जो कि एकदम टॉपिकल है, लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। ऐसे ही लगातार हर हफ्ते हम लोग उस वक्त के जो टॉपिकल इश्यूज होंगे जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे, और जिससे मंडे ऑनवर्ड्स आपको गाइडेंस मिलेगा कि मार्केट को कैसे देखना है, कैसे क्या करना है, तो इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। सुनील सर, मजा आ जाता है आपसे बातचीत करके, एकदम शानदार रहती है और बहुत ही इंसाइट मिलती है हम लोगों को, जो कि आपने इंडस्ट्री में 50 साल गुजारे हैं, तो या तो जेम ऑफ द मार्केट, फाइनेस्ट माइंड इन द मार्केट। थैंक यू सो मच सर। और ऐसे ही हम लोग अगले हफ्ते फिर कुछ नए 2-3 टॉपिक रखेंगे जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये चर्चा पसंद आई होगी और आपको गाइडेंस मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें अच्छा लगता है। सुनील सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, उनकी भी जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं उसको भी समर्थन दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच सर, और हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।